देखिए बलोच लोग कितने परेशान हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। 1948 में जो हुक्मरान थे बलूचिस्तान के, अहमद यार, उन्होंने पेशकश की थी कि मैं हिंदुस्तान से जुड़ना चाहता हूं। तो पाकिस्तान का चेहरा तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को आज अनबायस्ड, ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है, सच्चाई है, एक दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। और ज्यादती किन पे? मुसलमान खुद मुसलमान पे ज्यादती करता है। हम शायद अगर स्पॉन्सर करते रहे होंगे पिछले जमाने में आपको रिबटल करने के लिए तो ये पॉसिबल है, लेकिन आज के इस दौर में हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपके साथ है वो बिल्कुल खामोश है। तो आज वही सब कुछ आप हमारे साथ अगर कर रहे हैं तो ये भी गलत है। आप अगर स्पॉन्सर करते हैं बलूचिस को या आप टीटीपी को स्पॉन्सर करते हैं, जो पाकिस्तान का क्लेम है जिस तरह आपका क्लेम है, और ये ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनके प्रूफ बहुत कम एज यूनाइटेड नेशन फोर्सेस, पाकिस्तान तो इस बात को मानता ही नहीं है, वो तो चाहता ही नहीं है ट्रीटी हो, इसका एग्जीक्यूशन हो। तो गलती अगर है तो पाकिस्तान की है। हमने फिर भी मौका दिया, हमने 70 साल मौका दिया। क्या जरूरत थी पाकिस्तान को बंदूक भेजने की, यहां आर्म रेबेलेशन करने की? और आज पाकिस्तान का हाल देखिए, हम तो दुनिया के चौथे बड़ी इकोनॉमी हो गए और आज पाकिस्तान कंगाली की हाल में है। आपने खुद कहा कि बलूच या बाकी जो लोग हैं, यहां आटा महंगा है, चावल महंगा है। अरे साहब, हम तो सुपरसोनिक, हम तो मार्स में बसने की बात कर रहे हैं, और आज भी आटा, चावल, दाल, सैलाबों की बात करते हैं। तभी मैंने कहा पाकिस्तान इज अ फेल्ड इकोनॉमी। क्यों? लोग के ऊपर तो महरंग बलोच जो हैं, इनके हम काफी जो है पाकिस्तानी सिंपैथाइजर थे। और आपने देखा होगा कि जब वो इस्लामाबाद में आई, उन्होंने एक धरना दिया, एक प्रोटेस्ट किया, तो पाकिस्तानी जा जाकर उन्हें खाना भी पेश करते थे। उनके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जा जाकर उनसे यकजहती का इजहार भी करते थे। लेकिन रिसेंट जो जाफर एक्सप्रेस का इशू हुआ, क्या आपने महरंग बलोच के मुंह से ये सुना कि ये जो गलत हुआ है, बीएलए जो कर रही है गलत कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। इसके अलावा जो टारगेट किलिंग होती है उन बलोच के एक्स्ट्रा जो बलोचिस्तान में लोग काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर में 1990s में पंडित्स का कत्ल हुआ था, बिल्कुल उसी तरह रिसेंट जो वाकयात हो रहे हैं, रेडी बानो को कश्मीर में कत्ल किया जा रहा है जो दूसरी स्टेट से जाते हैं। पाकिस्तान को जब कोई कहीं ठीकरा फोड़ना होता है तो रौ पे होता है। खुद हिंदुस्तान में, कश्मीर में रहा हूं, आतंकवाद देखा है मैंने। पिताजी ने 4 गोलियां उनको मारी गई हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से। मेरे जो ब्रदर लॉ थे, मेरे जीजा, उनको शॉट डेड किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातलाना हमला हुआ, जिसमें मेरा मुसलमान भाई ड्राइवर मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। हम लोगों ने बहुत है कि अब कोई भी फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकेगा। इवन के जो लड़की 18 साल से कम होगी, पहले ये इश्यूज होते थे कि 17 साल की या 16 साल की जैसे माइनर कंसिडर किया जाता है, उसके साथ कोई लड़का मुस्लिम कम्युनिटी का शादी करता था, फिर उसे कन्वर्ट करवा दिया जाता था, और वो बयान देती थी कि मैं अपनी मर्जी से जो है वो कन्वर्ट हुई हूँ, या मैं अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुई हूँ। अब जो लॉ बन चुका है वो ये है कि 18 साल से 18 साल से जो कम उम्र लड़की होगी, वो अगर ये बयान भी दे कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हूँ, तो उसकी बात को भी नहीं माना जाएगा। ये लॉज बन रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है एज यूजुअल, एक भारत से और एक पाकिस्तान से। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है उमर ज़ेब ने, जो कि एक यूट्यूबर और यकीनन बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज हमारे साथ मौजूद है संदीप मावा, जो कि इंडियन कश्मीर से है। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप दोनों का, कि आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये वेलकम। थैंक यू सर। और आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के इशू पर, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। रिसेंटली खबरें सामने आ रही थी कि बलूचिस्तान से महरंग बलोच ने कोयटा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें वो ये कह रही थी कि जो हमें डेड बॉडीज मिली हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनका डीएनए करवाया जाए, वो किसकी डेड बॉडीज है हमें ये बताया जाए। लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान हमने तसादुम देखा बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। फिर महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी रिसेंटली जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसे ही हम सुनते हैं कि गिरफ्तार हुई है महरंग बलोच। वहीं से बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से स्ट्राइक की गई है, जिसमें 4 पंजाबी लेबर्स शहीद हो गए हैं।
इस मुद्दे पर आप दोनों की ही राय लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं संदीप मावा सर, आपकी राय। देखिए, पहले आप बात समझिए। पाकिस्तान बना था कि वो पाकिस्तान इसलिए बना था, हिंदुस्तान से अलग इसलिए हुआ था कि मुसलमानों के लिए अलग एक महफूज जगह रखी जाए। और आप खुद देखिए बलोच लोग कितने परेशान हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। 1948 में जो हुक्मरान थे बलूचिस्तान के, अहमद यार, उन्होंने पेशकश की थी कि मैं हिंदुस्तान से जुड़ना चाहता हूं। तो पाकिस्तान का चेहरा तो पूरे विश्व में, वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को आज अनबायस्ड, ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है, सच्चाई है, एक दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। और ज्यादती किन पे? मुसलमान खुद मुसलमान पे ज्यादती करता है, उसे हुकूक नहीं देता है। इसलिए बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं। वो या तो ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। इसलिए ये तशद्दुद होता रहेगा जब तक बलूच लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, जब तक वो खरा नहीं उतरेगा पाकिस्तान, तब तक ये दहशतगर्दी रहेगी। उसके बाद दूसरा जो सीपैक का मुद्दा बना, जो ग्वादर पोर्ट है, उसमें भी बार बार चाइना की इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में। और एक बड़ा उनको भी डर लगा, बलूचों को, उनको लगा कि शायद उनकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी चाइनीज लोग वहां बस रहे हैं। तो ये खदशात उनको है। और अब सिर्फ वो, मुझे लगता है ज्यादातर लोग पाकिस्तान से अलग होके अपनी आजादी चाहते हैं। तो ये हकीकत है इस बात की। और इसे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान दबाना चाहते हैं। ये दबेगी नहीं। ये बात आग 47 से लगी है। और बार बार बलूचों ने 1950, 1960, 1970, 1980 में बार बार प्रोटेस्ट किए और अलग होना चाहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादतियां हैं। और सिर्फ बलूचों तक नहीं है। अगर आपको याद हो, जिन मुसलमानों ने वफा की थी पाकिस्तान से, जिन्होंने हिंदुस्तान को तर्क करके पाकिस्तान वापस आए थे, कहा था कि ये हमारा मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, उन्हें भी मुहाजिर कहा जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन्स के दायरे में रखा गया। इसलिए पाकिस्तान की ये सियासत और गंदी राजनीति आज खुद पाकिस्तान के आड़े पड़ गई और पाकिस्तान बड़ा परेशान इन चीजों से। उमर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, संदीप मावा ने जो बातें की, क्या आप उससे एग्री करते हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं इनकी बातों से, मेरी आवाज ठीक आ रही है होपफुली? जी, जी, बिल्कुल संदीप ठीक आ रही मावा है आपकी की आवाज। जो बातें हैं उनसे मैं एग्री नहीं करता और उसकी कुछ रीजंस हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चन आपने महारंग बलोच का किया था और उन्होंने बलूचिस्तान की पूरी जो है वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के इशू के बारे में, तो ये तो सेंस रखता है, आप करती हैं और डेफिनेटली संदीप साहब भी कर रहे हैं, तो ये भी सेंस रखता है कि आपने इन्हें इनवाइट किया है बलूचिस्तान के इशू पर बात करने के लिए। लेकिन मैं जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद से देख रहा हूँ कि लगातार अभी तक भारत का पूरा मीडिया अपने मसाइल को छोड़कर, जो मीडिया होता है ये स्टेट का फोर्थ पिलर इसे कहते हैं, तो स्टेट का फोर्थ पिलर का काम ये होता है कि वो अपनी आवाम के मसाइल उजागर करे, हुक्मरानों तक पहुंचाए, लेजिस्लेटर्स तक पहुंचाए, ताकि उनके मसाइल का हल किया जा सके। लेकिन इस वक्त अगर आप भारत का पूरा मीडिया देखते हैं, वो आपको बलूचिस्तान बलूचिस्तान करता दिखाई देगा। और इवन के बलूचिस्तान के इस इशू से, जो रिसेंट इशू हुआ है, चाहे वो नोशकी का हो, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस का हो, इससे पहले भी जितने भी इश्यूज होते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे जो है वो वार रूम्स बनाए हुए होते हैं अपने मीडिया पर, और इसे एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अभी तक ये इसमें कामयाब हो नहीं पाए। दूसरी अब बात करते हैं महारंग बलोच की, जो आपने मीडिया का जिक्र किया कि उनके बारे में ये बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए, महारंग बलोच जो हैं, इन्होंने इससे पहले बेशुमार जलसे किए हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद की जो है वो बलोच की उनके जलसों में शामिल होती रही है, और उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, कोई उन्हें रोक टोक नहीं थी। लेकिन रिसेंट, और मैं खुद सिंपैथाइजर था, जो महारंग बलोच हैं या महारंग लांगू हैं, रिसेंटली 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिनके बाद मेरी सिंपैथी जो है वो उनसे खत्म हो चुकी है। पहले मैं यही समझता था, जिस तरह बाकी पाकिस्तानी भी समझते हैं, कि महारंग बलोच जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स का इश्यू उठाती हैं। मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए, ना पाकिस्तान में होने चाहिए, ना कश्मीर में होने चाहिए, ना अमेरिका में होने चाहिए, ना ही यूके में होने चाहिए। हर जगह होते हैं। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो यूएस में कितने मिसिंग पर्सन्स हैं,
ब्रिटिश में कितने मिसिंग पर्सन हैं, तो पाकिस्तान में या इंडिया में कश्मीर साइड पे कितने मिसिंग पर्सन है, या पंजाब साइड पे, या इवन के जो बाकी तहरीकें इंडिया में चल रही हैं। अब आते हैं महरंग बलोच के इशू के ऊपर। तो महरंग बलोच जो हैं, इनके हम काफ़ी जो है पाकिस्तानी सिंपैथाइज़र थे, और आपने देखा होगा कि जब वो इस्लामाबाद में आई, उन्होंने एक धरना दिया, एक प्रोटेस्ट किया, तो पाकिस्तानी जा-जाकर उन्हें खाना भी पेश करते थे। उनके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जा-जाकर उनसे यकजहती का इज़हार भी करते थे। लेकिन रिसेंट जो जाफ़र एक्सप्रेस का इश्यू हुआ, क्या आपने महरंग बलोच के मुँह से ये सुना कि ये जो गलत हुआ है, बीएलए जो कर रही है, गलत कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। इसके अलावा जो टारगेट किलिंग होती है उन बलोच के एक्स्ट्रा जो बलूचिस्तान में लोग काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर में 1990s में पंडित्स का कत्ल हुआ था, बिल्कुल उसी तरह रिसेंट जो वाक़यात हो रहे हैं, रेडी बानो को कश्मीर में कत्ल किया जा रहा है, जो दूसरी स्टेट से जाते हैं। तो किसी का भी कत्ल करना ये एक गलत बात है, अनएथिकल है, अन-इस्लामिक भी है। उन्होंने उन्होंने कोई भी इस पर अपनी ज़ुबान नहीं खोली। दूसरी बात ये जो है कि महरंग बलोच जो है, जो जहाँ से उन्होंने ये तहरीक का आगाज़ किया था, उनका ये कहना था कि 3 साल मेरे वालिद को, अब्दुल गफ़ार लांगू को, पाकिस्तानियों ने मिसिंग पर्सन करार दिया, उन्हें फिर उनकी लाश मिली। अगर हम एक दफ़ा मान भी लेते हैं कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन की जो बात करते हैं, बीएलए हो गया, बीएलएफ हो गई, या बाकी जो तंज़ीमें हैं, इनके साथ महरंग बलोच का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बीबीसी की आप रिपोर्ट जाकर देखें, खुद महरंग बलोच अपने वालिद की कब्र पर जब जाती हैं, तो उसके ऊपर आपको बीएलए का ये जो सो कॉल्ड झंडा है, वो पिछा हुआ नज़र आता है। तो एक तरफ तो वो ये कहती हैं कि हमारा इनके साथ ताल्लुक नहीं है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन्होंने अपने वालिद की कब्र के ऊपर वो बीएलए का झंडा क्यों लगाया हुआ है? जो बीएलए का झंडा है उसे बीएलएफ वाले नहीं मानते। बीएलएफ का अलग झंडा है, मीन मुख्तलिफ झंडे इस वक़्त बलूचिस्तान के चल रहे हैं। दूसरी बात, जो मेन बात है वो ये है कि अब इसका हल क्या निकाला जाए? महरंग बलोच अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, तो क्या उनसे कोई नेगोशिएशन हो सकती है? तो मुझे एक भी दफ़ा आप उनके मुँह से ये लफ्ज़ सुना दें कि हम जो हैं वो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बलूचिस्तान की इस वक़्त सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके साथ हम जाकर कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार किया। तो इसका मतलब जो ये निकलता है कि इनके जो इंटरेस्ट हैं, वो हमारे जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, जिनको हम ब्लेम करते हैं, उनके साथ हैं, और ये एक अनरेस्ट चाहती हैं बलूचिस्तान में, और ये काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो चुकी हैं। जी। बिल्कुल सही सर। संदीप सर, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बार-बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कभी पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया जाता है, कभी किसी चेक पोस्ट पर अटैक किया जाता है, कभी किसी ट्रेन को हाईजैक किया जाता है। तो आपकी नज़र में ये इतना अनरेस्ट क्यों है? और रिसेंटली डीजी आईएसपीआर ने ये भी कहा कि इसमें रॉ की क्लियरली इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर ही? और जिस तरीके से सर देखिए, उमर ने कहा कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर इस वक़्त इंडियन मीडिया भरा पड़ा है, जो बलूचिस्तान कर रहा है। क्या अपने खुद के मसाइल खत्म हो गए, जो बलूचिस्तान को इतना हाइलाइट किया जा रहा है इंडिया में, महरंग बलोच को बड़ा प्रेज़ किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप उनकी इस बात के हवाले से? देखिए, एक चीज आप समझिए, हम हिंदुस्तान में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब ये जो पूरा दुनिया है, ये एक परिवार है। हम इसे परिवार मानते हैं। हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका ऐसा नहीं मानते हैं। हम पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। एक दूसरा, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, या तो आप मेरे दीनी भाई हैं, नहीं तो इंसानियत तौर पे हमारे भाई हैं। इसलिए हम इस जो हमारा जेनेसिस है, इनसे बड़ा है। इसलिए मीडिया जो हिंदुस्तान की है थोड़ी सेंसिटिव है। इसलिए ये इंसानी मुद्दा है। ये मुसलमान या पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये एक इंसानी मुद्दा है। इसलिए हम मीडिया इस पे बात करते हैं। दूसरा, आप क्लियर समझिए, बलूची जो लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, आप ये देखें, बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने एक वॉर वेज किया है। क्यों? वो छुटकारा चाहते हैं पाकिस्तान से। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, वो बार बार रिग्रुप हुए हैं, चाहे 1950, 60, 70, 80s। अब वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं जब से सीपेक का मुद्दा आया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। उनको ये लगता है, क्योंकि आप ये देखिए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो कल्चरली बहुत डिफरेंट है पाकिस्तानियों से, तो वो अलग होना चाहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस देख रहे हैं सीपैक के थ्रू।
और वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े तादाद में वहां बस रहे हैं और चाइनीज भी बस रहे हैं, तो उनके कुछ खदशात हैं। अब उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि वो अलग होना चाहते हैं। पहले तो वो ग्रेटर ऑटोनॉमी तक सहमत थे कि हाँ, ग्रेटर ऑटोनॉमी उनके लिए ठीक रहेगी, लेकिन नाउ दे हैव वेज्ड अ वॉर और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं। अब ये बार बार पाकिस्तान को जब कोई कहीं ठीकरा फोड़ना होता है तो रॉ पे होता है, तो ये तो सियासत चलती रहेगी, कभी रॉ कभी आईएसआई, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप किसी भी आम बलूचिस्तान के लोगों को, बहनों को पूछिए आप क्या चाहती हैं, वो पाकिस्तान से छुटकारा चाहती हैं। अब आप कब तक इसको दबाएंगे आर्मी के जरिए या बाकी मीडिया को कवर अप करके, वो चलेगा नहीं। आपको उनको खुद मुख्तारी देनी पड़ेगी। जैसे आज एक वक्त था कि पाकिस्तान पूरा मेहनत कर रहा था कि पाकिस्तान के कश्मीर कैसे बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज आप खुद देखें बाकी जगह जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। क्यों? हम एक जमहूरियत है, हमारे यहां आर्मी हावी नहीं होती है, यहां जमहूरियत हावी होती है। पब्लिक, ये जो डेमोक्रेसी का मतलब है, पब्लिक का बोलबाला होता है। हम बैलेट से सब मसले को हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरह डंडे से, मार पीट से, कत्लो गारत से, ये जो अननोन ग्रेव्स को मरा के लोगों को, ऐसा मसला हल नहीं हो सकता है। ये इंसानी मुद्दा है, इसलिए आज पूरे वर्ल्ड मीडिया और स्पेशली इंडिया मीडिया इस मुद्दे को उठा रही है। ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं है हमारे लिए इंसानियत का मुद्दा है। और मैं अपने पाकिस्तान के जो भाई है उमर जैब, उनको भी ये दावत करता हूं, साहब हम एक होना चाहते हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि मुसलमान सेफ रहे, लेकिन आज मुसलमान ही सेफ नहीं है पाकिस्तान में। आप ये देखिए, अगर पाकिस्तान वाकई अच्छा मुल्क होता, जब पाकिस्तान बना था तो 25% हिंदू पाकिस्तान में थे 1947 में, और 8% मुसलमान हिंदुस्तान में थे। और आज पाकिस्तान का हाल है कि हिंदू 2% भी नहीं। आज वहां के जो हिंदू एमपीज है अपने पार्लियामेंट में भीख मांग रहे हैं कि हमारी बेटियों को बख्श दो। ये हालात है पाकिस्तान की। और उसके बरक्स अगर हिंदुस्तान की बात करें, आज मुसलमानों की आबादी यहां लगभग 19% है, फल और फूल रहे हैं। मैं मानता हूं कहीं कोई ज्यादतियां होती होंगी, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान खुश है। और जो कश्मीर एक वक्त कहता था बनेगा पाकिस्तान, आज वो इंडियन ही नहीं, हाइपर इंडियनिज्म उसमें आ गया, और वो शाना बशाना हिंदुस्तान की तकमील में उसको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि बलूच के लोगों को उनका जो हक है वो लेने दीजिए। बहुत हो गई सियासत, बहुत मारदाड़ हो गई। उनका जो जेन्युइन कंसर्न है उसको एड्रेस करके वहां फिर से अमन में बहाली लाने में पेशकश करें। सर उमर, आप क्या कहेंगे? बहुत से सवाल बीच में रखे हैं संदीप मावा सर ने, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इनके एक-एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। इनकी कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बात की कि हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर है, ये पूरी दुनिया की बात करता है। होल वर्ल्ड का इन्होंने नाम लिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस होल वर्ल्ड में वो पंजाबी, वो बलोच, वो सिंधी, वो पश्तून भी शामिल होंगे जिन्हें बसों से उतार-उतार कर कत्ल किया जाता है, सिर्फ़ उनकी आइडेंटिटी देखकर। और सिर्फ़ यही नहीं किलिंग होती कि सिर्फ़ सिंधी मरा है या कोई पश्तून मरा है या कोई पंजाबी मरा है। बलोचों के भी ऐसे बेशुमार किस्से हैं कि जो अपनी कोई पिक्चर लगाता है किसी आर्मी वाले के साथ, किसी से मिलता है, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है, ये कहकर के ये जासूसी कर रहे हैं। और बेशुमार ऐसे बलोच हैं जिन्हें मारा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद से भारत का मीडिया जो है, वो इन लोगों की भी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि ये भी इसी वर्ल्ड में आते हैं। दूसरा, इन्होंने बात की कि बलूचिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है। तो मैं इनकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करने की कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान की इस वक़्त 2023 के सेंसस के बाद जो कुल आबादी है, वो है 1.2 करोड़ या 1.3 करोड़। उसमें 52% बलोच हैं, 37% पश्तून्स हैं, उसके अलावा बरोहीज़ हैं, उसके अलावा हज़ारा हैं और ताजिक्स वगैरह हैं। अब आते हैं ये जो 52% बलोच हैं, यानी आधी आबादी, 1.2 करोड़ में से हम हाफ़ कर लें तो तकरीबन 60 लाख बनते हैं।
60 लाख में से सिर्फ 37% ऐसे हैं जो कि सेपरेशन चाहते हैं। अब इन 37% में जब हम आते हैं तो इन 37% में ये नहीं है कि 37% या 20-30 लाख लोगों ने बंदूक उठाई है, जिनमें औरतें भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और वो पाकिस्तान से बज़ोर बाजू लड़कर या हथियार उठाकर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। सिर्फ जो है बलोच जो खुद कहते हैं हमारे लड़ाके हैं 10 से 15,000, जबकि पाकिस्तान की अभी ये रिसेंट जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बाकायदा मीटिंग हुई थी, उसमें बलोच लड़ाकों की जो कुल तादाद है वो 2500 से 3000 बताई गई। चले हम इसे राउंड कर लेते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ इनकी सुनते हैं, 7000 कर लेते हैं, 8000 कर लेते हैं, क्योंकि बीएलए वाले खुद क्लेम करते हैं कि हमारे तकरीबन 10 से 15,000 लड़ाके एक्टिव हैं। तो क्या हम इन 10,000 जो 10 या 15,000 को हम एक नया मुल्क दे दें? एक पाकिस्तान को आधा पाकिस्तान अलग कर दें, जो कि टू बी एग्जैक्ट 44.3% बनता है, जिसमें पश्तून भी हैं, जिसमें और ये जो बलोच हैं इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, क्या ये नॉन बलोच हैं? क्या सरफराज बुगटी ट्राइब का नहीं है? बेशक आप उस पे सवाल उठा सकते हैं कि ये फौज ने लाकर बिठाया, ये जो है वो रिगिंग करके आए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन है तो एथनिसिटी तो इनकी बलोच ही है ना। हम इन्हें बलूचिस्तान से अलग तो नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके जो और ये वोट्स लेकर आए हैं, जो जिन लोगों ने वोट किया है इलेक्शंस में 2000, ये जो पिछला हमारा रीसेंट इलेक्शन हुआ है, उसमें इन्होंने जो वोट किया है, अगर उन्होंने वोट किया है तो डायरेक्ट मतलब है कि वो पाकिस्तान से सेपरेशन नहीं चाहते, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर वो काम करना चाहते हैं। तो ये तो बलोच पॉपुलेशन का इन्होंने जो बात की, और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है और बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में भी है। तो क्या हम रिक्वेस्ट करें ईरान से भी और रिक्वेस्ट करें अफगानिस्तान से भी कि ये जो 10-15 हज़ार जो लोग हैं ये सेपरेशन चाहते हैं, तो आप इन्हें भी वो इलाके वापस करें जो सिस्तान का इलाका है, जो बलूचिस्तान का इलाका है ईरान में, या फिर बलूचिस्तान का एक बाकायदा इलाका अफगानिस्तान में भी है, इन सबको एक अलग मुल्क बना कर दो। नेक्स्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन्होंने नाम लिया, जिसे ये पीओके कहते हैं, हम इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल हैं, किसी भी एक आज़ाद कश्मीर के शहरी ने मुझे नहीं लगता कि आज तक ये कहा हो कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। जिनके पाकिस्तान के साथ भी अगर मसाइल हैं, तो वो ये नहीं कहते कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। किस सेंस में? कि हम जो है एक आज़ाद मुल्क हों जिसमें इंडिया वाला कश्मीर, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं या इल्लीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो मिलकर एक कश्मीर बनाया जाए। और उनकी तादाद भी आटे में नमक के बराबर है। हम उनकी भी बात सुनते हैं। इंडिया कोई नहीं जाना चाहता। चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान से इंतज़ामी मसाइल हैं। इंतज़ामी मसाइल क्या? आटे के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई। जो इश्यू पाकिस्तान फेस करेगा, डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट कश्मीर पर भी पड़ेगा, गिलगित-बल्तिस्तान पर भी पड़ेगा। और इसे रिज़ॉल्व करने की बाकायदा कोशिशें भी हो रही हैं। और बिजली का जो उनका सबसे बड़ा इश्यू था, जो वे कह रहे थे कि बिजली जो है वो पानी यहाँ से जाता है और पाकिस्तानी उसे यूज़ करते हैं, तो हमें इस पर सब्सिडी दी जाए, तो वो बाकायदा दे दी चुकी है। और पाकिस्तान हुकूमत ने वो जो रेट मैं 60-65 रुपए पर यूनिट पे करता हूँ, वो 2-2.5 रुपए पे करता है। तो ये बात आप ज़रूर समझिएगा कि इंतज़ामी मसाइल आज़ाद कश्मीर में ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। नेक्स्ट इन्होंने 25% हिंदूज़ की बात की कि पाकिस्तान की जब 1947 में आज़ादी हुई थी, तो 25% हिंदू थे, अब रहकर 2-3% रह चुके हैं। तो आप काइंडली यूनाइटेड नेशंस की इस पर रिपोर्ट्स पढ़ लें, वो भी हैं। आप गूगल पर सिर्फ ये सर्च कर लें कि 25% हिंदू थे, वो अब कम रह कर 1-2% क्यों हो गया? क्या वो सारे के सारे 25%, जो अगर 25% अभी आप लगाएँ, तो वो तो करोड़ों में बनते हैं। तो क्या वो करोड़ों के करोड़ों हमने ज़बरदस्ती जाकर उनके सर पे बंदूक रखकर उन्हें कन्वर्ट करवा दिया? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1971 से पहले जो सर्वेज़ हुए थे या जो सेंसस हुए थे, उसमें पाकिस्तान में जो हिंदूज़ आबाद थे वो 6-7% थे। जबकि जो बांग्लादेश वाली साइड जो थी, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे, वहाँ पर 21% हिंदूज़ आबाद थे। तो जब 1971 में बांग्लादेश एक नया मुल्क बना, मशरकी पाकिस्तान टूटा, सानह ढाका जिसे हम कहते हैं या फिर सानह बांग्लादेश कहते हैं, उसमें वो जो 21% थे, वो इस पाकिस्तान के जो कलेक्टिवली 25% बनते थे या 23% बनते थे, उसमें से निकल गए थे और पाकिस्तान में 4-5% हिंदूज़ रह गए थे। अब आप आबादी के तनासुब से बढ़ाते जाएँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती गई। और आपका जो इश्यू है वो ये है कि कन्वर्जन होती है, बेशक होती है, कन्वर्जन होती है, और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा लॉज़ भी बना दिए हैं कि अब कोई भी फ़ोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकेगा। इवन के जो लड़की
18 साल से कम होगी। पहले ये इश्यूज होते थे कि 17 साल की या 16 साल की, जैसे माइनर कंसिडर किया जाता है, उसके साथ कोई लड़का मुस्लिम कम्युनिटी का शादी करता था, फिर उसे कन्वर्ट करवा दिया जाता था और वो बयान देती थी कि मैं अपनी मर्जी से जो है वो कन्वर्ट हुई हूँ या मैं अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुई हूँ। अब जो लॉ बन चुका है वो ये है कि 18 साल से जो कम उम्र लड़की होगी, वो अगर ये बयान भी दे कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हूँ, तो उसकी बात को भी नहीं माना जाएगा। ये लॉज बन रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये कुछ चीजें थी जो इन्होंने क्वेश्चन उठाए, तो होपफुली कुछ मैं जवाब दे पाया हूँ। देखिए, पहले मैं उमर जैब साहब की कुछ बातों का जवाब दे दूं। एक, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, लड़ाके हैं, आप कहते हैं 7,000 है और वो कहते हैं हम 15,000 है। टोटल पॉपुलेशन बलूचों की लगभग, बलूचिस्तान की लगभग 125 करोड़ है। और इतने ही लड़ाके हर, अगर आप किसी भी मुल्क को, जैसे अभी हिंदुस्तान मुल्क है, इसकी अगर हमारी 150 करोड़ लोग हैं, हम लोग 150 करोड़ लोग हैं, और हमारी भी आर्मी 10 से 15 लाख लोग ही होता है। क्योंकि जो लड़ाके अपनी जिंदगी जंगजू बन जाते हैं, फिदाइन बन जाते हैं, वो इतने ही बनते हैं। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट न करें, हकीकत को समझे। एक, दूसरा, आपने कहा, आप पहले ये समझिए, मैंने कहा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर आपको याद हो 1947 में महाराजा हरि सिंह और जो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे रामचंद्र का डिस्कशन में थे कि हम पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान जाएं या इंडिपेंडेंट रहे। आपने तो वो मौका भी नहीं दिया। आपने तो कबाली बेच के आपने ये समझा कि वो मुसलमान लोग ज्यादा हैं कश्मीर में, तो हमारी ओर आ जाएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो जबरन ले आएंगे। और उसके बरक्स हरि सिंह ने एग्रीमेंट किया, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, और आप लोगों ने जबरन जबरन कश्मीर का हिस्सा, जबरन मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा। जबकि महाराजा जो था, देखिए अल्टीमेटली जो हुक्मरान होता है वो फैसला करता है। हुक्मरान ने फैसला किया, जब कबायली लूट हुआ तो मैं हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता हूं, लेकिन आपने फिर भी कब्जा किया। एक, उसके बाद आप बात करते हैं ये तो हमारी दिया दली है। देखिए कितना ग्रेट नेशन है हिंदुस्तान। उसके बावजूद 1948 में नेहरू साहब ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस में इस बात को ले गए और उन्होंने कहा इसकी राजशुमारी होगी। अब राजशुमारी में जो पहला, उसमें कुछ पॉइंट्स है कि कैसे होगा राजशुमारी। सबसे पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की सेना निकल जाएगी और इंडियन फोर्सेस विल ऑक्युपाई दैट एज यूनाइटेड नेशन फोर्सेस। पाकिस्तान तो इस बात को मानता ही नहीं है, वो तो चाहता ही नहीं है ट्रीटी हो, इसका एग्जीक्यूशन हो। तो गलती अगर है तो पाकिस्तान की है। हमने फिर भी मौका दिया, हमने 70 साल मौका दिया। क्या जरूरत थी पाकिस्तान को बंदूक भेजने की, यहां आर्म रेबेलेशन करने की, आईएसआई गंदी चालें जो खेल रहा है। और आज पाकिस्तान का हाल देखिए, हम तो दुनिया के चौथे बड़ी इकोनॉमी हो गए और आज पाकिस्तान कंगाली की हाल में है। आपने खुद कहा कि बलूच या बाकी जो लोग हैं, यहां आटा महंगा है, चावल महंगा है। अरे साहब, हम तो सुपरसोनिक, हम तो मार्स में बसने की बात कर रहे हैं, और आज भी आटा, चावल, दाल, सैलाबों की बात करते हैं। तभी मैंने कहा पाकिस्तान इज अ फेल्ड इकोनॉमी। क्यों? लोग पाकिस्तान के बेहतरीन हैं, लेकिन आपके हुक्मरान लालची, करप्ट, जबरन लोगों को तंग करना, मासूम लोगों को कत्ल करना, ये पाकिस्तान की सियासत है और आईएसआई की आर्मी की सियासत है। इसलिए मेरे भाई, मैं बिल्कुल, देखिए आप तो मेरे भाई हैं, निम्रा जी तो मेरी बहन है, हम तो आपको भाई बहन मानते हैं। हमें दीन ही यही सिखाया गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन बदकिस्मती है आपके जो हुक्मरान हैं। आप ये देखिए पाकिस्तान, आज डॉलर का क्या रेट है। आज आप हर स्तर पे, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे शुरू किया था, जब हम आजाद हुए तो इकट्ठे सफर किया था तरक्की का। लेकिन आपकी जो हुक्मरानों की चालें हैं, कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड़ा बनाएंगे तो एक दिन खुद गिरेंगे। वही आज हाल पाकिस्तान के हुक्मरानों का है
लेकिन बदकिस्मती है जो अवाम जो इससे दूर रहती है, जिनको सियासत के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको भी ये इसका बोझा उठाना पड़ा। और जो आज पाकिस्तान की बद से बदतर हालत हो रही है वो इन्हीं सियासतदानों की वजह से हो रही है। मैं आपसे अपील करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा साहब कि हकीकत को समझिए और बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद रखिए। लोग इकट्ठे होकर बदलाव की बात करिए। जो पाकिस्तान हुक्मरान या ISI जो वहां, या जुडिशरी, मैं तो सिर्फ मानता हूं थोड़ी बहुत अभी पाकिस्तान में जुडिशरी बची है, क्योंकि जब भी एक्यूट क्राइसिस होता है कोई, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी सामने आती है। लेकिन बाकी तो मैं मानता हूं पाकिस्तान इज लिटरली अ डेड नेशन। वहां के लोगों का भी जमीर बिल्कुल वो चुप रह चुके हैं। कभी वो इमरान खान को हीरो बनाते हैं, कभी इमरान खान को जीरो बनाते हैं। तो इस पैराडाइम शिफ्ट को जरूरी लाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान कि जितना पाकिस्तान मजबूत होगा, तरक्की याफ्ता होगा, हमारे लिए हमारा नेबर, देखिए हम ये मानते हैं कि हमारे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमेशा जो हमारा हमसाए साथ आता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान को बद से बदहाली में देखते हैं, हम भी पीड़ा में रहते हैं। क्यों? अल्टीमेटली टेररिज्म बढ़ेगा और उसका कहीं ना कहीं हम पे भी असर होगा। इसलिए मेरे भाई, पाकिस्तान को सुधारने की बात करिए। ये जो आप मुझे न्यूमेरिकल्स बताते हैं कि ऐसे बलूचिया होता रहेगा, बलूच आज नहीं तो कल, ये मेरी बात को याद रखिएगा, आज नहीं तो कल वो आजादी लेकर रहेगा। आप कितना भी घुमा ले इस बात को, हकीकत को कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को सुधारने की जरूरत है। मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं आप सब लोगों से। हमारी तरफ से क्या मदद हो सकती है हम वो देने को तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो गंदी राजनीति आपके नेताओं ने और आर्मी ने जो कत्लो गारत का सिलसिला पूरे, ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में, कश्मीर भी यही कर रहे थे ये लोग, ये हर जगह यही कर रहे हैं। तो इस दहशत को रोकने की जरूरत है, और ये तब रुकेगा जब आप और मैं मिलके इनके खिलाफ जंग करेंगे। अदरवाइज हम लोग भी यहां मरते रहेंगे इनकी गंदी सियासत से, और आप लोगों को किसी न किसी बहाने मारते रहेंगे। और कहते हैं ना, व्हेन इन डाउट कंफ्यूज द एनिमी, ये हमको दुश्मन मानते हैं और आपको भी दुश्मन मानते हैं, और सिर्फ अपना गंदा खेल करके जो है सियासत का सुख भोगते हैं। देखिए, बलूचों से तो देखिए, मैं तो ये नहीं चाहता कि एकदम वो अलग हो। उनके मसले मसाइल जो हैं उनकी बातें होनी चाहिए। उनमें जो कुछ खदशात है कि डेमोग्राफिकल चेंज है, क्योंकि उनको लगता है कि अल्टीमेटली हमारा कल्चर और हमारा जो सारा ये सिस्टम जमीनें खा जाएंगे, तो उनसे बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए, जैसे हमने आज भी कश्मीर में, खुद कश्मीरी पंडित हूं, आज भी इतना होने के बाद भी, कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद भी, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां हमारे पास है। कोई आउटसाइड शिमला का या पंजाब का आके हमारे यहाँ नहीं नौकरी ले सकता है, या जमीनें ऐसे नहीं ले सकता जब तक वो 10-20 साल ना रहे। इसीलिए अगर बलूचों के लोगों को में कोई सवाल उठे हैं, एक डेमोक्रेसी का तो यही होता है ना कि उनकी बात सुनी जाए, न कि जोर जबरदस्ती से। क्या मजबूरी हुई कि वो लोग ट्रेन हाईजैक पे आ गए, बंदूक उठाने पे आ गए? इसका कहते हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, और सबसे बड़ा जो सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान की, जो इंटेलिजेंसिया है, इंटेलेक्चुअल्स है, उनको मीडिया में खड़ा होके बात करनी चाहिए बलूचों की, और उनके जो जेन्युइन सवाल है उनका जवाब देके इस मसले को खत्म करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी बात रखिए। सॉरी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। संदीप मावा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं काफी इम्प्रेस हूं उनसे। और मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह भारत का पूरा मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा बातें करता है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। संदीप साहब ने जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, और हम भी खुले दिल से इन्हें वेलकम करते हैं। और बाकी जो हमारे अगेंस्ट दिन रात लगे रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक वक्त आएगा कि वो भी संदीप साहब की जो बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन ये नहीं है कि आज पाकिस्तान और भारत फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ सकते, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो जिसमें खालिस्तान की तहरीक चल रही है, चाहे वो रेड कॉरिडोर हो जिसमें नक्सल्स हैं, 9 रियासतें उसकी लपेट में हैं, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो जिसमें आजकल हालात बहुत बुरे हैं, चाहे वो वहाँ के मुस्लिम्स के साथ जो कुछ हो रहा है, और आजकल
नागपुर में शायद पता नहीं कर्फ्यू उठा है या नहीं, 2 दिन तो वो लगा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो लोग हमारे दोस्त वहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है वैसे हिंदुस्तान में भी हैं, और उन्हें आपस में कनेक्ट करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कश्मीर के बारे में की कि पाकिस्तान ने जो है वो राजा हरी सिंह के का जो उन्होंने एग्रीमेंट करना था, उससे पहले ही जो है वो कबायली भेज दिए। तो देखिए, ये सिर्फ़ कश्मीर की बात नहीं थी। सैकड़ों प्रिंसिपली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट जिन्हें कहा जाता था। एक तो सूबे थे जो स्टेट्स थी, इसके अलावा चंद प्रिंसली स्टेट्स थी जिन पर वहाँ के राजा महाराजा वहाँ के राज करते थे, जिनमें हैदराबाद भी था, जिनमें भोपाल भी था। कुछ ऐसी थी जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, खासकर हैदराबाद और भोपाल, जिनके जो राजा थे वो मुस्लिम्स थे। और वो कायद-ए-आज़म से जब कनेक्ट करने लगे या उनसे बात करने लगे, तो इंडिया ने अपनी फ़ौजें भी वहाँ पर भेजी थी, सेम इसी तरह जिस तरह कश्मीर में हुआ। तो ये सिर्फ़ एक ही मुल्क की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ से स्टेप नहीं था। अब इसकी अगर आप देखें हिस्ट्री में जाएँ, तो कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर मुस्लिम थी और इनके राजा थे हरि सिंह, वो जो सिख थे। जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद का जो निज़ाम था या भोपाल का जो निज़ाम था, वो मुस्लिम थे, जबकि पॉपुलेशन हिंदू थी। अब उन्होंने कोशिश ये की कि हम अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाएँ। नेहरू साहब ने फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोशिश भी मत करना। और फिर उन्होंने बाद में अपनी फ़ौजें भी भेजी और ये सारे मामलात जो कश्मीर में हुए, वो वहाँ पर भी कई ऐसी रियासतों में हुए। तो दूसरी बात इन्होंने ये की कि पाकिस्तान ने जो है वो गोली का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की हर कोशिश को ठुकराया। ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान की तरफ भी हैं, ऐसे एलिमेंट्स हिंदुस्तान की तरफ भी हैं कि जिन्होंने गोली का रास्ता अपनाया। अगर आप 1971 की अगर देखें, जो पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान से अलग हुआ जो बांग्लादेश है, तो उसमें मुक्ति वाहिनी किसने बनाई थी? शेख मुजीबुर रहमान का खुद अपना एक इंटरव्यू था जिसमें वो कहता था कि 1950 के बाद जी, मैं जो है वो मुक्ति वाहिनी या मैं सेपरेट एक स्टेट बनाना चाहता था और मुझे उसमें भारत की पूरी सपोर्ट थी और खुद भारत इसे सेलिब्रेट भी करता है। भारत ने अपनी इवन के फ़ौजें तक वहाँ पर उतारी और पाकिस्तान की एक जंग हुई और उसमें जो कुछ हुआ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये एक बात की कि हिंदुस्तान अब मार्स पर जा रहा है, चाँद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए इन्हें। डिस्कनेक्ट जी, हो आप गई शायद। कंटिन्यू करिए। जी, जी। हिंदुस्तान जो है वो मार्स पर जा रहा है, तो मेरा ये मानना है, शायद मैं गलत हूँ, आप मुझे इस पर करेक्ट कीजिएगा, कि आप ज़रूर मार्स पर जाइए, आप ज़रूर चाँद पर भी जाइए, आप सूरज को भी कब्ज़े में कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले जो आपके जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जो अभी यूनाइटेड नेशंस की रीसेंट रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक की सॉरी रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक भारत दुनिया में वो मुल्क है जिसकी 234 मिलियन आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रही है। पाकिस्तान का सेकंड नंबर ज़रूर है उसमें, लेकिन हम अभी मार्स पर नहीं पहुँचे, चाँद पर नहीं पहुँचे, आप तो चाँद और मार्स पर पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले अपने उन लोगों को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी ये बात कि पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान भिखारी है, वगैरह-वगैरह, ये हम अक्सर जो है भारत के मीडिया से सुनते हैं। तो अभी रिसेंट जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हम लोग खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं, मसाइल ज़रूर हैं हमें। हमारी 2 रियासतें हैं जिनमें एक बलूचिस्तान और दूसरा केपी के, वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खुद केपी से हूँ और केपी का जो 90 या आप 85% एरिया कह दें, वो बिल्कुल सुकून से है। पेशावर और उसके आगे जाते हैं जो पहले जो फाटा का एरिया था, जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया था, वो अभी जो है वो हम इंसर्जेंसी का शिकार है। इंसर्जेंसी तो नहीं कह सकते, वहाँ पर टीटीपी जो है वो एक्टिव है और टीटीपी जो है उसे बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है और उन लोगों के बारे में ये मशहूर है कि जब ये लोग जो हैं किसी दुश्मन के साथ नहीं लड़ते, तो फिर ये आपस में लड़ते हैं। तो ये अब हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके कई लोग जो हैं वो सरेंडर भी करते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की आपने बात की कि आप उनसे बातचीत करें। तो सर, हम बात किसके साथ करें? क्या महारंग बलोच के साथ बात करें? महारंग बलोच को जब हम ऑफ़र करते हैं कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो वो रिजेक्ट कर देती हैं। क्या हम बीएलए के साथ बात करें? बीएलए के साथ कई दफ़ा बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि बीएलए के साथ या जो बाकी सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ बात नहीं की गई। इस वक़्त जो सेपरेटिस्ट लीडर या जो सरदार मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनके एक-एक भाई पाकिस्तान में सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हैं। अब अगर बात करें अकबर भुगटी की, तो अकबर भुगटी के साथ जो मामलात ख़राब हुए, उससे पहले वो कई बार गवर्नर भी रह चुके हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के, तो उनसे अगर बातचीत नहीं होती रही, तो फिर वो
बलूचिस्तान को रूल कैसे करते रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते, या हम यही चाहते हैं कि हम गोली चलाएं और वो भी हमारे ऊपर गोली चलाएं। मसले का हल बातचीत है, बिल्कुल है, लेकिन हमें कोई ऐसी स्पेस मिलनी चाहिए, ऐसा बंदा मिलना चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलनी चाहिए जो हमें भी सुने, हम उनकी सुने, और फिर इस मसले को हल किया जा सके। जी सर क्या कहेंगे संदीप सर? देखिए, आपने बांग्लादेश की बात कही, जो मुक्ति वाहिनी की बात हुई। अगर आपको याद हो, बांग्लादेश तब बना क्योंकि वहां पाकिस्तान में पंजाबियों का बड़ा बोलबाला है, और पंजाबी जो मुसलमान हैं वो बिहारी या बंगाली मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं, तो ये इख्तिलाफ आपस में रहे। तो इस कारण बांग्लादेश की जो मूवमेंट बनी, मैं बिल्कुल मानता हूं हिंदुस्तान ने, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन वॉइस थी, वो अलग होना चाहते थे। आप कब तक रोक सकते हैं? जब जुल्म तशद्दुद हुआ, आपने जबरन वहां लोगों को मरवाया, तब जाके इंडियन आर्मी रिक्वेस्ट की गई, मुजीबुर रहमान साहब ने रिक्वेस्ट किया, और उनकी रिक्वेस्ट पे उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया, और जिसके हम पार्ट थे, इसलिए बांग्लादेश बना साहब। ये तो आपस में आपकी, कहते हैं ना, दो की लड़ाई तीसरे की जीत, ये तो आपस में आपकी लड़ाई हुई कि पंजाबी मुसलमान बिहारी मुसलमान या बंगाली मुसलमान को पसंद नहीं करता है, तो इस कारण हिंदुस्तान ने इसका एडवांटेज लिया। ये तो हर जगह होता है, ये तो नेचर यही है ना। आज देखिए, आप चाहते हैं किसी न किसी कोई ऐसा तजादा बने कश्मीर में जो हमारा हिंदुस्तान का कश्मीर है, तो आप उसमें जीत जाएं, तो डिप्लोमेसी और वॉर पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं ये सब गलत चीजें हैं, क्योंकि वर्ल्ड इतना मैच्योर हो चुका है, उनको कहीं ना कहीं सब्र करने की ताकत होनी चाहिए, और अल्टीमेटली अमन तभी होगा जब सब लोग बैठेंगे। अगर कहीं हमसे गलती हो, मैं आपकी चैनल के थ्रू माफी मांगता हूं, लेकिन पहले आप अपने मुद्दे जो हैं, बड़े मुद्दे, उनको सुलझाइए। मैं खुश हूं उमर जैब साहब कि आपने कहा इतनी तंग हालात में भी आप खुश हैं। इसमें तो मुझे वो शायरी याद आती है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। तो ये तो आप लोगों की बड़ी नहीं है पाकिस्तान की, कि इतनी मुफलिसी के बाद भी जो आपके हुक्मरानों ने गंदी राजनीति की और पाकिस्तान को मुफलिस एक मुल्क बना लिया, इसके बावजूद आप खुश हैं। ये आप में देशभक्ति जो है ना, पाकिस्तान के जो मुल्क के प्रति आपका प्यार बताता है। लेकिन बदकिस्मती है कि आपके हुक्मरान गलत हैं, आपके आर्मी एक नई दुकान चला रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो आप लोगों ने देखी नहीं है। देखिए, मैं खुद हिंदुस्तान में कश्मीर में रहा हूं, आतंकवाद देखा है मैंने, पिताजी ने 4 गोलियां उनको मारी गई हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। मेरे जो ब्रदर लॉ थे, मेरे जीजा, उनको शॉट डेड किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातलाना हमला हुआ, जिसमें मेरा मुसलमान भाई ड्राइवर मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। हम लोगों ने बहुत गंदा खेल देखा है जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आज फिर से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अमन का रास्ता देखिए, क्योंकि हम लोग कब तक यहां हैं? हम 40, 50, 60, 70 साल यहां रहेंगे। हम इबादत में रहें, इस गंदे खेल को कहीं ना कहीं बंद करें। अगर आप लोगों को कहीं हमारी जरूरत लगती है कि हम इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो हुक्मरान है या ISI आर्मी है, उन पर प्रेशर बनाएं, ताकि आप लोगों की जिंदगी सुधरे, आप लोगों की जिंदगी पटरी पे आए। ये जो मुफलिसी का दौर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क है, आपका पैसा हथियाया है स्पेशली शरीफ खानदान ने, ये जो नवाज शरीफ और उनके भाई हैं शहबाज शरीफ, और इंग्लैंड में, पनामा में, स्विस बैंक्स में खरबों डॉलर्स उन्होंने जमा किए हैं। इसलिए अगर आपको कहीं हमारी जरूरत लगती है, मैं बिल्कुल दोस्ती का हाथ और मदद का हाथ पेश करने को तैयार हूं। लेकिन खुदारा अपने मसले हल कीजिए, और इस मीडिया के चक्कर में मत आइए। देखो, मीडिया का काम है खबरें बेचना, वो तो उनका काम है, कहीं राइट वे कहीं गुड वे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो बड़े मसले हैं, जिससे देखो आज मजबूर हो गए बलूचिस्तान के लड़ाके, जो आप कहते हैं 7,000 है और वो कहते हैं 15,000 है, क्यों वो
फिदायीन बने, अपने घर में वो खुश रहें। अगर उनके कोई मसाइल, आप सब देखिए, अगर आप कहते हैं कि हुक्मरान कहते हैं कि किन से बात करें, सिविल सोसाइटी है, आज व्हाट्सएप है, आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके थ्रू आप अपना मैसेज पहुंचाइए और दोस्ती का हाथ अपनाइए। देखिए, बदकिस्मती है कि आपके हुक्मरान पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, क्योंकि मैं चाइना भी बड़ी देर रहा हूं, चाइना किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं पाकिस्तान थोड़े बुरे हालात से, इसलिए चाइना का हाथ लेना पड़ा। और आप अनकरीब चाइना का जो असली चेहरा है, जिस तरह उनने श्रीलंका में उनके पोर्ट हथियाए, वैसे आप देखेंगे गवादर में जो सीपैक है, वो कैसे आप पे जोर जबरदस्ती करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपेंडेड, वो सिर्फ जमीनें चाहता है। अगर आपको कुरान पाक की आयतें याद हो, या कुरान पाक आपने ठीक से पढ़ी हो, उनमें उनने कहा है कि छोटे लोग, छोटे कद के लोग हुकूमत करेंगे और जब लोगों को तंग करेंगे। ये वही छोटे लोग हैं, डॉर्फ, क्योंकि चाइनीज डॉर्फ स्पीशीज है। तो आप इनका चाल समझिए, दे आर क्रूअल पीपल, ये बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इनका माइंडसेट है। क्योंकि मैं तो पूरे विश्व के लोगों से मिलता हूं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लोग मुझे चाइनीज लगे। इसलिए मैं आपसे भी दोस्त, भाई के नाते, बहन के नाते, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि चाइना से अपना हाथ छुटकारिए, पाकिस्तान को पटरी पे लाइए। हिंदुस्तान से कोई मदद आप चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन या इंसानियत को तौर पे या एज इक्वल पार्टनर्स, हम देने को तैयार हैं। लेकिन तशद्दुद का रास्ता छोड़ के अमन के साथ चले। हमारा खून अगर आप चाहिए, हिंदुस्तान के नौजवानों का खून भी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन अमन का रास्ता पकड़े। सर उमर, आप इस चीज को कैसे कंक्लूड करेंगे, या आप अपनी स्टेटमेंट क्या रखेंगे, फिर उसके बाद हम मैं इसको इस चीज पॉइंट को कर देंगे। कंक्लूड इस तरह करूंगा कि इन्होंने तो काफी बातें की, चाइना की भी मिसाल दी उन्होंने, तो मैं ये कहूंगा कि सर, वर्ल्ड ऑर्डर में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अभी आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की जब से हुकूमत आई है तो यूरोप के साथ क्या हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ऐसे पार्टनर हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपना असलहा तो बनाया, तो अपनी फुल फ्लेज कोई आर्मी ना बना सके, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका खड़ा था। अब जैसे ही हुकूमत चेंज होती है, जो बाइडन जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी तोपों का रुख, ना उन्होंने इंडिया को बख्शा, ना उन्होंने यूरोप को बख्शा, ना उन्होंने यूक्रेन को, और उस मुल्क के साथ उनकी पिंगें बढ़ने लगी, रशिया के साथ, जो पाकिस्तान और इंडिया समझ लीजिए आप। तो इसलिए चाइना के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने मफाद हैं, चाहे वो सीपैक के तौर पे हों, चाहे उन्हें राहदारी चाहिए हो, चाहे उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसमें पाकिस्तान एक बेहतर पार्टनर के तौर पर उन्हें नजर आ रहा है। तो मैं भी ये समझता हूँ, पाकिस्तान के बहुत से लोग इसे समझते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बातें की कि आप हमारा खून चाहें, तो सर आप हमारे, आपके जो अल्फाज हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ कि आपने इतने अच्छे वर्ड्स बोले। और बहुत कम इंडियंस मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ भी करता रहता हूँ, उनसे बातें भी करता रहता हूँ, उनके इस तरह के अल्फाज से। तो सर थैंक यू सो मच कि आपके इतने अच्छे वर्ड्स थे कि आप खून तक देने के लिए हमारे लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये कि हम, सर आप हमें कहते हैं कि हम टेररिस्ट स्पॉन्सर हैं, जबकि एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम टेररिस्ट विक्टिम हैं। हम शायद अगर स्पॉन्सर करते रहे होंगे पिछले ज़माने में आपको रिबटल करने के लिए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आज के इस दौर में हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपके साथ है वो बिल्कुल खामोश है। तो आज वही सब कुछ आप हमारे साथ अगर कर रहे हैं तो ये भी गलत है। आप अगर स्पॉन्सर करते हैं बलूचिस को, या आप टीटीपी को स्पॉन्सर करते हैं, जो पाकिस्तान का क्लेम है, जिस तरह आपका क्लेम है, और ये ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनके प्रूफ बहुत कम होते हैं। कुलभूषण यादव की सूरत में एक हम वो करते हैं जिसे आप डिनाई करते हैं। आप कई ऐसे क्लेम्स करते हैं जो जिनमें आप सबूत देते हैं, तो हम उन्हें फौरी तौर पर डिनाई कर दें कि नहीं जी, ना ये पाकिस्तानी है, ना ही हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक है। हाँ, किसी तंजीम के साथ इनका ताल्लुक होगा जो कश्तियों में बैठकर, लॉन्चों में बैठकर मुंबई पहुंच गए, वगैरह वगैरह। तो आपकी बातों पे सर थैंक यू वेरी मच अगेन कि आपने बहुत अच्छी बातें की, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और होपफुली कि ऐसी डिबेट्स जो हैं आगे चलकर हम इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम दोनों को करीब भी लाएंगी। और हमारी हुकूमतों, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार हो या पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार हो, उनके दिमाग भी खुलेंगे। और वो जो आपस में वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे को
काटते रहे, मारते रहे, वो आपस में बैठ सकते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया भी एक टाइम आएगा कि हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे भी, गपशप भी करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, कश्मीर में खाना खाऊंगा, आप मेरे पास पाकिस्तान आएंगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, और इसी तरह हमारा अच्छा दौर शुरू। बिल्कुल सही। संदीप सर, आपको कुछ कहना है या मैं एंड कर दूं? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, मैं ये जरूर मानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप, आपने कहा वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। हम दोस्त नहीं, हम जेनेटिकली एक हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जेनेटिकली, अगर हम अपना जीनोम देखें तो एक है। इसलिए आप वर्ल्ड ऑर्डर को और इंडिया पाकिस्तान को एक ना देखिए। आप जैसे निम्रा जी मेरी बहन है, उमर जैद साहब आप मेरे भाई हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूं आप शिकार है आतंकवाद के, लेकिन आतंकवाद लाया किसने? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से, बिना कोई बायस के या किसी को एड्रेस टू द गैलरी में करता नहीं हूं। मैं जिम्मेदार मानता हूं आईएसआई और आपके हुक्मरानों को, क्लियरली, क्योंकि उनका एजेंडा यही रहा है। खैर, मैं ये चाहता हूं कि आप अमन में रहे, क्योंकि जितना मजबूत पाकिस्तान होगा, हिंदुस्तान उतना इजीली वर्ल्ड ऑर्डर में आगे जाएगा। देखिए, हम भी अपेक्षा रखते हैं कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो, डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुका है कि हम पावर हो चुके हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात हैं तरक्की के साथ, अमन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ हम वर्ल्ड सुपर पावर बने और पाकिस्तान को साथ लेके चले। क्यों? जैसे अगर कोई दांत खराब होता है तो वो बड़ी प्रॉब्लम करता है, तकलीफ देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आबाद रहे। हमारे मन में बिल्कुल, देखो, इतना हम खुद पाकिस्तान की जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उसके शिकार रहे हैं, मेरा परिवार। मैं बाकी हिंदुस्तानियों की बात नहीं करता हूं। फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोग आबाद रहे, क्योंकि जंग से कोई मसले हल होंगे नहीं, जंग के बाद भी बात ही करनी है। इसलिए अक्लमंद वही होता है जो इस बात को समझता है। एक पीपुल्स मूवमेंट आप भी चलाएं, हम भी चलाएं, ताकि जो हमारे हुक्मरान हैं उस बात को समझे, हमारी एस्पिरेशंस को समझे और इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को अमन की राह पे ले जाए। बाकी ये तो छोटी बातें हैं। बलूचिस्तान, जब दो बड़े मुल्क एक हो जाएंगे, एक सिनर्जी उनकी बनेगी, तो वर्ल्ड ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। जो पाकिस्तान कहीं न कहीं, मैं मानता हूं, बदहाली में है, उसको हम फिर से वर्ल्ड ऑर्डर में उबार सकते हैं, एक सुपर पावर बना सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मीडिया के थ्रू, अपने सोशल हैंडल्स के थ्रू अमन की बात करें, तरक्की की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, ताकि सबका भला हो। हम सबका भला होना चाहिए। मैं सिर्फ अपना भला नहीं, मैं निम्रा बहन का भी, उमर जैब साहब का भी और पूरे पाकिस्तान का भला चाहता हूं। ये मैं दिल से चाहता हूं, कोई सियासत नहीं। हम सियासत छोड़ चुके हैं, हम अमन की राह पे, इंसानियत की राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और स्पेशली निम्रा जी को, जिन्हें मौका दिया इस चैनल पे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे लगता है कि उमर सर को कुछ कहना है इस बारे में जो आपने बातें की है। जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और होप करता हूँ कि भारत में और भी ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिस तरह संदीप सर ने बातें की हैं, और जंग की तरफ जाने या मुदाखलत करने के बजाय वो अमन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अमन की आशा एक शुरू हुई थी, अगर इन्हें याद हो, उसका तमाशा बनाया गया। और अभी भी आपके बड़े बड़े सो कॉल्ड जो चेहरे हैं मीडिया के, वो उसका डेली बेसिस पर तो नहीं, हर कुछ वक्त के साथ अपने सोशल मीडिया पर या अपने मीडिया पर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे जैसे लोग, संदीप सर जैसे लोग, निम्रा जैसे लोग यही चेंज ला सकते हैं कोशिश करके, होपफुली। थैंक यू वेरी मच संदीप सर, निम्रा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह ताला थैंक आपको यू सो आबाद मच आप दोनों का है कि आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, और बहुत हेल्दी हमारी डिस्कशन हुई और बहुत हमने पीस मेंटेन किया। दोनों ने एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट की और बहुत अच्छे से एक दूसरे को काउंटर भी किया, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शुक्रिया।